गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। एजुकेशन हब की ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा साहू। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के लिए। यह हमारी क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, तो आप सभी इसे प्रारंभ से हमारे साथ जुड़ के सभी परीक्षाओं के लिए इसका लाभ ले सकते हैं। आज यह हमारी 6वीं क्लास है। इससे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक में चर्चा कर लिया है उसे एक बार हम देख लेते हैं, फिर इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने इस क्लास में पहले क्लास में हमने देखा था छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय को देखा था हमने पहले क्लास में। ठीक है, जिसमें हमने उसकी स्थापना को देखा, फिर राज्य स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि को देखा, महत्वपूर्ण संगठन को देखा, फिर प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ को कौन कौन से नाम से जाना जाता है उसके बारे में हमने जाना। छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ क्यों कहा गया उसके बारे में देखा, जिसमें हमने देखा कि कल्याण साय थे, राजा कलचुरी जो थे कल्याण साय जी ने हमारे छत्तीसगढ़ में एक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की थी जिसे गढ़ कहा जाता था। इस तरीके से शिवनाथ नदी को आधार मानकर 18 गढ़ उत्तर में और 18 गढ़ छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थापित किया गया था, जो रायपुर और बिलासपुर संभाग में शामिल थे। इस तरीके से टोटल कितने संभाग गढ़ थे हमारे? 36 ठो गढ़ थे। इन गढ़ों को आधार मानकर ही छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। उसके बाद हमने देखा भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना में हमने क्या देखा था? छत्तीसगढ़ में मिलने वाले प्रमुख चट्टानों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें कुल कितने प्रकार के चट्टान हमने देखा था? आर्कियन चट्टान, धारवाड़ चट्टान, कडप्पा चट्टान, दक्कन ट्रेप और हमने देखा था गोंडवाना चट्टान। ठीक है, और चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। इसके बाद हमने देखा था प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन में हमने छत्तीसगढ़ को कुल 4 प्राकृतिक रूप से विभाजित किया था। कौन कौन से 4 भाग थे? पूर्वी बघेलखंड का पठार, पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान जिसे महानदी बेसिन कहा जाता है, और दंडकारण्य का पठार। इसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हमने अपने अगले क्लास में देखा था छत्तीसगढ़ के जलवायु के बारे में। जलवायु में हमने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ की ऋतुएं कैसी होती हैं। ठीक है, ऋतु के बारे में पढ़ा था। ऋतु के बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे वर्षा कितनी कितनी होती है, मिनिमम वर्षा और मैक्सिमम वर्षा के बारे में देखा था। उसके बाद इसकी जलवायु जो है मानसूनी उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु है, उसके बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने मृदा के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, सबसे ज्यादा कौन सी मात्रा में मृदा पाई जाती है, किस मृदा में कौन सी फसलें जो है अच्छी रूप से उपजाऊ होती हैं उसके बारे में हमने देखा था। हमने उसके स्थानीय नामों के बारे में भी चर्चा की थी, और हर क्लास के अंत में एक एक क्वेश्चन दिया गया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। ठीक है, तो हमने इतना चर्चा किया था हमारे क्लास में। तो जो भी बच्चे इस क्लास को पिछले क्लास को नहीं देखे हैं वो जाकर पिछले कक्षा को देखिए। और आज यह हमारी 7वीं क्लास है। इस क्लास में हम जो है छत्तीसगढ़ के अपवाद तंत्र के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आज की कक्षा में हम जो है छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम सब यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र के बारे में आज चर्चा करने आए हैं। तो अपवाह तंत्र होता क्या है? ठीक है, तो अपवाह तंत्र का अर्थ होता है सीधा सा मतलब भूमि के ढलान के या फिर संरचना के आधार पे जो भी वहाँ की नदी होती है, जो भी वहाँ का जल तंत्र होता है, उस जल तंत्र का उस मार्ग के अनुरूप ही बहना या फिर प्रवाहित होना ही अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी नदी है, उस नदी की सहायक नदियां होती हैं, तो सहायक नदियां जो होती है वह अपने उद्गम क्षेत्र से लेके विसर्जन तक जो नदी जो है वो भूगर्भिक संरचना के ढाल के अनुरूप जो है बहती हैं और आकर एक नदी में समाहित हो जाती हैं, और वह नदी जो है अंत में जाकर सागर या फिर महासागर से मिल जाती है। तो वही पूरा एक जो सिस्टम जनरेट होता है उसे ही अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ के अपवाद तंत्र को हम जो है यहाँ पे समझने की प्रयास करते हैं। अपवाद तंत्र में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपवाद तंत्र को मुख्य नदी के आधार पे जो है 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी नदी अपवाद तंत्र है? सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख है महानदी अपवाद तंत्र।
महानदी अपवाह तंत्र, ये सबसे प्रमुख है और सबसे बड़ी है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा नगरी धमतरी से इसका जो है उद्गम होता है। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा अपवाह तंत्र, इसके बाद देखते हैं हम लोग गंगा अपवाह तंत्र, ठीक है। गंगा के बाद आती है गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र के बाद आता है चौथा जो है वह है नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। आप सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है ना? अगर कोई भी समस्या होती है तो प्लीज़ कृपया कमेंट बॉक्स में इसकी चर्चा जरूर करें। पांचवा और अंतिम अपवाह तंत्र है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। तो यहाँ पे हमने देखा छत्तीसगढ़ में कुल 5 जो है अपवाह तंत्र पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख है महानदी अपवाह तंत्र, उसके पश्चात आती है गंगा नदी अपवाह तंत्र, उसके पश्चात तीसरी है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, चौथी है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र और पांचवी है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके एक एक अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो एक नदी होती है उसकी कई सारी सहायक नदियां होती हैं, तो हम एक एक करके जो है एक एक अपवाह तंत्र को सीखने का और समझने का प्रयास करेंगे। महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे तो महानदी कैसी है? महानदी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में से एक है या फिर छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी नदी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले कुछ बिंदु के बारे में हम जानते हैं कि उसकी उत्पत्ति या फिर उसका उद्गम क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। उद्गम क्षेत्र कौन सा है पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें, फिर हम मैप में इसको जो है पॉइंट कर करके पढ़ेंगे, क्योंकि मैप में पढ़ने से जो है इसका स्ट्रक्चर जो है दिमाग में बैठते जाता है और जगह का नाम याद होते जाता है। महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है। ये विसर्जन कहाँ होती है, इसका विसर्जन कहाँ होता है। उसके पश्चात देखेंगे इसकी लंबाई कितनी है, इसका जो है प्रवाहित क्षेत्र कहाँ कहाँ प्रवाह होती है, कौन कौन से जिले में प्रवाह होती है, ठीक है। यह कितने क्षेत्र को कवर करती है, कितना प्रतिशत भाग जो है महानदी जो है कवर करती है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम जो है यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि यदि उस नदी में कोई सिंचाई परियोजना है या नहीं, उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। सिंचाई कोई परियोजना चल रही है, कोई बांध बना है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये सभी बिंदुओं के आधार पे अगर हम पढ़ते हैं या फिर समझते हैं तो किसी भी नदी अपवाह तंत्र को समझना और याद करना काफी आसान हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है। महानदी का जो उद्गम होता है वो सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत कहाँ है, सिहावा धमतरी, सिहावा पर्वत
धमतरी से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, सिहावा पर्वत की सिहावा पर्वत कहाँ है, धमतरी जिले में है, तो इसका उद्गम कहाँ होता है, सिहावा नदी, सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है, सिहावा पर्वत महानदी का उद्गम होता है। ये विसर्जन किसमें होती है, क्योंकि मैदान का ढाल कहाँ है, मैदान का ढाल पूर्व दिशा की ओर है, इसलिए इसका विसर्जन कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरता है ये, बंगाल की खाड़ी में। उसके पश्चात इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई दो तरीके से होती है। उद्गम से लेके समापन तक की जो लंबाई होती है वह उसकी पूर्ण या फिर संपूर्ण लंबाई कहलाती है। और क्या होती है, ये जो है छत्तीसगढ़ में कितने इसकी जो है प्रवाहित क्षेत्र है वो इसकी दूसरी लंबाई होती है। तो इसकी लंबाई होती है 858 वर्ग किलोमीटर। ये कितनी लंबाई है इसकी, 858 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल जो है लंबाई है। ठीक है, तो इसका क्षेत्र कितना है, हाँ प्रवाहित जिले, छत्तीसगढ़ के कुल 9 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में प्रवाहित होती है, 9 जिलों में प्रवाहित होती है। इसका क्षेत्रफल देखें तो ये जो होता है 55 से लेके 56% भूभाग को कवर करता है। ठीक है, 55 से लेके 56% भूभाग को कवर करता है। अब इसमें कौन सी परियोजना चल रही है, तो यहाँ पे कौन सी परियोजना है, धमतरी में एक सबसे बड़ी परियोजना जो है महानदी में है, धमतरी जिला में। कौन सी परियोजना है, धमतरी जिला में है रविशंकर शुक्ल बांध। कौन सा, रवि, जिसे गंगरेल बांध के नाम से जाना जाता है, रविशंकर, इसे और किस नाम से जाना जाता है, गंगरेल बांध। किस नाम से जाता है, गंगरेल बांध। ठीक है, इतना समझ में ये कब बना, ये लगभग 1975 और से लेके 1978 के आसपास में इसमें एक बांध बनाया गया था या एक परियोजना बनाई गई थी। ठीक है, जिसमें जो कौन से जिले में है, धमतरी जिले में है, जिसे रविशंकर शुक्ल का नाम दिया गया है। इसे गंगरेल बांध भी कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, महानदी के बारे में जाना। महानदी का उद्गम कहाँ होता है, महानदी का उद्गम सिहावा नगरी धमतरी से होता है। ठीक है, इसकी लंबाई कुल 858 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह सबसे बड़ा जो है अपवाह तंत्र है। इसका जो है विसर्जन कहाँ होता है, यह बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है। इसकी लंबाई 858 वर्ग किलोमीटर है। यह कुल 9 जिलों में प्रवाहित होती है। इसके साथ ही हमने देखा इसका क्षेत्रफल कितना है, तो यह 55 से लेके 56% क्षेत्रफल को कवर करता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा इसमें सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो इसमें कौन सी सिंचाई परियोजना है, इसमें रविशंकर शुक्ल बांध बनाया गया है। ठीक है, जो एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें विद्युत उत्पादन भी होता है, सिंचाई, मछली पालन भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे गंगरेल बांध कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, इतना हमने देख लिया। इतना देखने के बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के जो महानदी है इसका उद्गम जहाँ से होता है वहां से लेके तो ये हम देखते हैं यहाँ से महानदी के उद्गम से लेके विसर्जन तक वो कौन कौन सी जिलों में बहती है। ठीक है, तो ये है धमतरी जिला, यहाँ आसपास में है धमतरी जिला। ठीक है, धमतरी जिला में कौन सा पहाड़ है, ये है सिहावा पर्वत। कौन सी पर्वत, सिहावा पर्वत। ठीक है, सिहावा पर्वत के पास ही क्या है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। कौन सा आश्रम, श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। ये जो है सबसे पहले निकलती है कहाँ, धमतरी से निकलती है, थोड़ा सा जाएगी कांकेर, ये कांकेर से होते हुए ऐसे करके जाती है गरियाबंद, गरियाबंद के बाद रायपुर, रायपुर से होते हुए बलौदा बाजार, बलौदा बाजार महासमुंद से होते हुए कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है जांजगीर चांपा जिला से होते हुए जांजगीर चांपा, फिर शक्ति, शक्ति से होते हुए रायगढ़, रायगढ़ से होकर ये चली जाती है उड़ीसा, उड़ीसा से फिर ये कहाँ गिरती है, इसका विसर्जन होता है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ हुआ, सिहावा पर्वत में हुआ इसका उद्गम, और इसका विसर्जन कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में।
इतना तक आप सभी को समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पे इसका प्राचीन रूप से इसके कनक नंदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके प्राचीन नाम क्या है? कनक नंदा। श्रृंगी ऋषि जो थे उनकी शिष्या का नाम कनक था, उसी के नाम पे बना पड़ा था इसका नाम कनक नंदा। ठीक है, इसके अलग अलग कालों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे महाभारत काल में इसे क्या कहा जाता था? चित्रोत्पला। महाभारत काल में क्या कहा जाता था? चित्रोत्पला। तो पूछा जाता है चित्रोत्पला नाम कौन सी नदी का था? चित्रोत्पला नाम महानदी का था। इसे महाभारत काल में चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्रारंभ में इसे कनकनंदा भी कहा जाता था। ठीक है, यहीं पे देखेंगे तो ये नीलोत्पला के नाम से भी जाना जाता था। तो यह नाम कौन से पुराण में मिलता है? तो यह नाम मिलता है हमें वायु पुराण में। पीएससी प्री में एक बार पूछा गया था कि वायु पुराण में महानदी का कौन सा नाम जो है उल्लेखित है। तो वायु पुराण में महानदी को क्या कहा जाता था? महानदी को वायु पुराण में नीलोत्पला कहा जाता था। ठीक है, यहाँ से निकला तो इसके प्रवाह जो जिले हैं उस जिलों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो कितने जिले हैं? टोटल 9 जिले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से जिले हैं? ये सबसे पहले कहाँ से निकलता है? धमतरी से निकलेगा। धमतरी से कहाँ चले जाता है? कांकेर। वापस धमतरी में आएगा। धमतरी के बाद ये कहाँ कहाँ चले जाता है? गरियाबंद। गरियाबंद से, गरियाबंद के ऊपर रायपुर। रायपुर के पश्चात चले जाता है बलौदा बाजार। उसके बाद ये कहाँ चले जाता है? बिलासपुर। बिलासपुर के बाद जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा के बाद ये चले जाता है शक्ति, और शक्ति के बाद रायगढ़। ठीक है, ठीक है, तो इतने जिलों में जो है महानदी प्रवाहित होती है। धमतरी से निकलती है कांकेर, कांकेर के बाद वापस धमतरी आती है, फिर गरियाबंद, गरियाबंद से रायपुर, रायपुर से फिर महासमुंद, महासमुंद से बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद बिलासपुर, बिलासपुर से होते हुए जांजगीर चांपा, शक्ति, और फिर रायगढ़ के पास से वो कहाँ चली जाती है? उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। कहाँ चली जाती है? उड़ीसा। ठीक है, तो इतना आप सभी को समझ में आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है शॉर्टकट में देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि इन सभी जिलों से और छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, यह सभी नदियाँ आके कहाँ पे मिलती हैं? यह हमारी मुख्य नदी है। मुख्य नदी से जो इसकी सहायक नदियाँ मिलती हैं, यह कुछ इस तरीके से क्या बनाती हैं? अपनी संरचना को निर्माण करती है। ठीक है, तो जैसे जैसे भूमि का ढलान होता है वैसे वैसे नदियाँ आके एक मुख्य नदी में मिलती हैं, तो इसे ही एक तंत्र कहा जाता है। तो इस संपूर्ण रूप से अगर इसको देखें तो यह एक अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, कहाँ से ये क्या होती है? उसका उद्गम देखा हमने। इस बिंदुओं को याद रखिए। उद्गम के बाद हमने क्या देखा? दूसरा बिंदु देखा विसर्जन। विसर्जन के पश्चात क्या देखा? तीसरा बिंदु हमने देखा इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई के पश्चात हमने क्या देखा? इसका क्षेत्रफल देखा, ये कितने प्रतिशत भूभाग को कवर करता है। ठीक है, प्रतिशत के बाद देखा हमने इसमें कौन कौन सी जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, तो हमने देखा जिला, प्रमुख जिले जो हैं उसके बारे में हमने देखा। जिलों के बाद हमने देखा इसमें कोई परियोजना थोड़ी ना चल रही है। ये सभी बिंदुओं को हर नदी तंत्र में यूज करेंगे। ठीक है, परियोजना कौन कौन सी परियोजना इसमें चल रही है।
परियोजना के पश्चात हमने क्या देखा? हमने देखा इसका प्राचीन नाम। ठीक है, प्राचीन नाम के बाद एक और बिंदु देखेंगे हम इसमें, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां। क्या देखेंगे? सहायक नदियां। सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सहायक नदियों के बारे में पढ़ने के बाद यदि उसमें कोई जल प्रपात है, क्या है? जल प्रपात है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आ गया है ना? तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? महानदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पर्वत से। कहाँ से? सिहावा पर्वत, धमतरी। धमतरी जिला से इसका उद्गम हुआ है महानदी का। ठीक है, यह हमारी कैसी नदी है? यह हमारी जो है प्राकृतिक और सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का जो है नदी है। ठीक है, विसर्जन कहाँ कहाँ पे विसर्जन होता है? ये होता है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में इसका विसर्जन होता है। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र दो राज्यों में है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 858 वर्ग किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ में 285 किलोमीटर के आसपास जो है बहती है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? यह जो है कुल 55 से लेके 56% भाग को वो है कवर करता है। अगर हम हजार उसमें देखें किलोमीटर में, तो लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर को जो है यह कवर करता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा जिला, ये कुल 9 से 10 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन सी जिला है? हमने देखा था, ये धमतरी से निकलती है और अंत में रायगढ़ से होते हुए उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो धमतरी, फिर रायपुर, बीच बीच का बता रही हूँ, रायपुर, फिर चले जाएगी बिलासपुर, फिर अंत में जांजगीर चांपा शक्ति होते हुए रायगढ़ में पहुंच जाएगी। फिर रायगढ़ से कहाँ चली जाती है? रायगढ़ से फिर ये उड़ीसा में प्रवेश कर लेती है। ठीक है, इसमें कौन सा परियोजना है? इसमें 1975-78 के आसपास क्या किया गया था? इसमें एक बांध बनाया गया था। ठीक है, जो जिसे हम लोग गंगरेल बांध के नाम से जानते हैं। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है, गंगरेल बांध, जो कि कौन से जिला में है? जो कि धमतरी जिले में स्थित है। ठीक है, समझ में आया? नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या था? इसे कनकनंदा महानंदा नीलोत्पला और चित्रोत्पला भी कहा जाता था। चित्रोत्पला किसमें कहा जाता था? महाभारत काल में इसे चित्रोत्पला कहा जाता था, और वायु पुराण में नीलोत्पला कहा जाता था। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? महानदी कहा जाता है, नीलोत्पला कहा जाता था। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसकी सहायक नदी। इसकी सहायक नदी बहुत सारी है। मुख्य सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी है इसकी मुख्य सहायक नदी। शिवनाथ नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। इसके साथ ही हम इसमें देखते हैं जोग नदी है। जोग नदी के बाद देखेंगे बुराई नदी, ईब नदी, मांड नदी। ये जो है मुख्य रूप से इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियों के बारे में डिटेल से और पढ़ेंगे। इसमें किसी प्रकार के जल प्रपात का जो है उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, जलप्रपात नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये मैदान में बहता है, मैदान में कोई भी प्राकृतिक मतलब जो है ढलान नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका, इसमें इसके तट में स्थित प्रमुख शहर। ठीक है, कौन कौन से शहर जो हैं इसके तट में स्थित है? कौन कौन से शहर इसके तट में स्थित है? देखने से सबसे महत्वपूर्ण शहर है कौन सा? सिरपुर। सिरपुर एक सांस्कृतिक और धार्मिक और ऐतिहासिक क्या है? स्थल है सिरपुर। आरंग है, जिसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है, आरंग जो कि रायपुर में है, ये भी कहाँ है? किसी भी नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, मदकू द्वीप, काला गांव,
शिवरी नारायण, ठीक है। रायगढ़, रायगढ़ वैसे केलो नदी के तट पे है, जो कि इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो इतना हम देखते हैं कि कौन कौन सी सहायक, कौन कौन से शहर जो हैं, प्रमुख शहर जो हैं इसके आसपास जो है नदी के तट पे स्थित है। तो कौन कौन से शहर हैं? सबसे पहला सिरपुर है, जो कि धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है। इसके बाद हम ऊपर जाते हैं तो आरंग, आरंग रायपुर में स्थित है। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो मधुद्वीप, मधुद्वीप बिलासपुर में है, ठीक है। तो एक संगम है और एकमात्र छत्तीसगढ़ का नदी द्वीप है। इसके बाद आगे जाते हैं तो हमें मिलता है तालागांव। तालागांव भी एक प्राचीन जो है हमारा स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है। उसके बाद देखते हैं सिवरी नारायण। सिवरी नारायण जो है, जो छत्तीसगढ़ में एक संगम निर्माण करती है, जो महानदी है शिवनाथ नदी और जोग नदी मिलकर एक संगम निर्माण करती है, जिसे सिवरी नारायण स्थल वहाँ पे स्थित है, ठीक है। यह रामायणकालीन स्थल है। तो इतना आप सभी को समझ में आया होगा। ये महानदी का जो प्रारंभिक और सामान्य ज्ञान है वो अब हमने आज पढ़ा। ये जो है किसी न किसी परीक्षा में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो है साबित होगी, ठीक है। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। तो इतना हो गया। इसके बाद हम महानदी के प्रमुख सहायक नदियों के बारे में कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।